लेकिन क्या भारत सच में 1947 में आज़ाद हुआ था, या फिर आज़ादी के बाद अंग्रेजों की गुलामी छोड़कर अपने ही देश के लोगों के साथ राजनीतिक गुलामी शुरू हो गई, जिसमें 700 से ज़्यादा मौतें, जबरन असफल सर्जरी के कारण 356 जटिलताओं के मामले भी सामने आए। और ये सब तब हुआ था जब देश में भारत का स्वतंत्रता दिवस, जिसे इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार भी है। लेकिन क्या भारत सच में 1947 में आज़ाद हुआ था, या फिर आज़ादी के बाद अंग्रेजों की गुलामी छोड़कर अपने ही देश के लोगों के साथ राजनीतिक गुलामी शुरू हो गई, जिसमें 700 से ज़्यादा मौतें, जबरन असफल सर्जरी के कारण 356 जटिलताओं के मामले भी सामने आए। और ये सब तब हुआ था जब देश में आपातकाल लगाया गया था। लोग इतने डरे हुए थे कि ट्रेन से सफर करने से लेकर घर से बाहर निकलने पर भी डरते थे। यहाँ तक कि लोग अपने घर छोड़कर खेतों में छिपते रहते थे। आखिर क्यों लगाया गया देश में आपातकाल? आइए समझते हैं इस बात को। भारत के इतिहास में वैसे तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। आपातकाल लागू करने के पीछे कई सारी वजहें बताई जाती है, जिसमें मेन कारण राजनीतिक अस्थिरता था। इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी धोखाधड़ी में दोषी पाया गया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी पॉलिटिक्स सीट के लिए बैन कर दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गहरी अशांति और आंतरिक अस्थिरता है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसी कारण से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। अब ये तो था ऑफिशियल स्टेटमेंट, बट इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। जैसे कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही सारे डिसीजन लिए जा सकता है, और इंदिरा गांधी का पॉलिटिक करियर पर बैन लग गया था। सो बैन के बाद भी पॉलिटिक्स से जुड़े रहने का इससे अच्छा और मौका कहाँ था। सो इसलिए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, जिससे इंदिरा गांधी बिना किसी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार चला सके। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था। आपातकाल वो काला दौर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया। आरएसएस समेत 24 संगठनों पर भी बैन लगा दिए गए। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार की शुरुआत भी की, जिसमें जबरन नसबंदी और स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर उपाय शामिल थे। अधिकांश भारतीय राजनेताओं का यही मानना था कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास से गहरा संबंध है और भारत एक को प्राप्त किए बिना दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप परिवार नियोजन को भारत की पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया। पहली 2 योजनाओं के लक्ष्य सीमित थे, यानी कि लिमिटेड थे, उसमें इतनी सफलताएं नहीं मिली और कुल स्वास्थ्य विभाग के बजट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही परिवार नियोजन के लिए रखा गया था। बड़े बदलाव 1965 के बाद ही हुए, जब परिवार नियोजन के लिए विशेष रूप से एक अलग विभाग की स्थापना की गई और यहाँ तक कि इनके लिए एक अलग बजट में काफ़ी वृद्धि भी की गई। वैसे इन सब की शुरुआत तो बड़ी शांतिपूर्ण से हुई थी। जैसे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरू किया। यह कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसमें इन कामों को करने का सोचा गया था, जैसे कि रूरल एरिया मीन्स के गांव-गांव और घर-घर जाकर अभियान चलाना, परिवार को एक परिवार केवल 2 बच्चे पैदा करने और इन बच्चों के जन्म के बीच 2 साल का डिफरेंस रखने के लिए भी प्रोत्साहित करना, टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो के माध्यम से परिवार को परिवार योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना जैसे मुद्दे को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। एक रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सामूहिक नसबंदी को आसान तरीका बताया गया था, क्योंकि इसमें केवल एक छोटी सी सर्जरी करनी होती थी। अस्पताल में भर्ती होना या फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इसमें लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता था। लेकिन क्या नसबंदी के लिए समर्थन जुटाना आसान था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे कई सारी गलत धारणाएं जुड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, लोगों का मानना था कि पुरुष नसबंदी से ऑपरेशन टेबल पर ही मौत हो जाती है और कई ये मानते थे कि पुरुषों का वजन कम हो जाता था, वो आसानी से थक जाते हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान की संख्या हिंदुओं के मुकाबले कम थी, इसलिए वे खास तौर पर नसबंदी के खिलाफ थे, क्योंकि वे इसे अपने समुदाय को धीरे धीरे खत्म करने की हिंदुओं द्वारा की गई साजिश समझते थे। हालांकि श्री गांधी का मानना था कि अगर वे मुसलमानों को नसबंदी अपनाने के लिए राजी कर पाते तो देश के बाकी लोग भी आसानी से उनका अनुसरण कर लेते। अपने संदेश को फैलाने के लिए श्री गांधी ने अपने भरोसेमंद सहयोगी को महिलाओं के अलग अलग समूह और मस्जिदों में
ट्यूबेक्टॉमी और वैक्सेक्टॉमी के फ़ायदे के बारे में बताने के लिए भेजा। ये चर्चाएं मुस्लिम महिलाओं को पसंद भी आया क्योंकि उन्हें छोटे परिवार रखने के फ़ायदे का एहसास था, लेकिन पुरुष नसबंदी करवाने के बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब 1975 में उत्तर प्रदेश में नसबंदी अभियान तेज हुआ तो हिंसक प्रतिरोध के 240 मामले सामने आए। ऐसी खबरें थी कि पुलिस ने गांवों की घेराबंदी कर दी थी और पुरुषों को सर्जरी के लिए घसीट कर ले जा रही थी। पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुलदीप नैयर ने 1977 में आई अपनी किताब द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया में ऐसे प्रतिरोध के कई मामलों का जिक्र किया है। जिला कमीशन ने नसबंदी कराने के लिए सुल्तानपुर जिले के नरकाहिड़ गांव से लोगों को इकट्ठा किया। विरोध में लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे खुद को बचाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। इसमें लोग मारे गए और कई लोग गोली लगने से घायल भी हो गए। कई गांवों में पुलिस द्वारा ग्रामीणों को जबरन नसबंदी कराने के लिए घेरने के ऐसे ही मामले सामने आए। अनिवार्य नसबंदी से बचने के लिए ग्रामीण कई दिन और रात अपने खेतों में छिपे रहे। इस घटना के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उल्लंघन करने वालों को मार भी डाला। हालांकि पुलिस की बर्बरता ने लोगों को नसबंदी का विरोध करने से तो नहीं रोका और रोक भी नहीं पाई। मीडिया सेंसरशिप के कारण जबरन नसबंदी के प्रति पुलिस और सरकार की बर्बरता की कहानियां शायद ही कभी अखबारों में छप पाती थी और आपातकाल हटने के बाद ही प्रकाश में आती थी। महज 19 महीने के ही दौरान करीब 83 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, जिसमें 15 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के बूढ़ों की जबरन नसबंदी कर दी गई थी। नसबंदी में इतनी तानाशाही बरती गई कि कई जगहों पर जब भी ट्रेन रुकती तो परिवार नियोजन कैंपों के कर्मचारी यात्रियों को जबरन पकड़कर उनकी नसबंदी कर देते। दरअसल उनको भी नसबंदी का टारगेट मिला था। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सरकार की चिंता का विषय था ही नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें हुई और लापरवाही से ऑपरेशन भी किए गए। लक्ष्य को पूरा करने के लिए अस्वच्छ परिस्थितियों में जबरदस्ती में ऑपरेशन किए गए। इसके अलावा मरीजों को कोई अनुवर्ती देखभाल भी नहीं दी गई और संक्रमण के परिणाम स्वरूप कई लोग मर भी गए। आपातकाल के दौरान सरकार ने आधिकारिक मृत्यु संख्या जारी नहीं की, लेकिन हजारों परिवार ने गलत तरीके से मौत के मुकदमे दायर किए। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत और विरोध आवाज़ों को दबाने के लिए किया। यह घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक ऐसा गहरा आघात था और इसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ दी। जनता सरकार द्वारा सरकारी अधिकारी और कांग्रेस नेताओं पर आपातकाल के दौरान किए गए दुर्व्यवहार और अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के प्रयास में काफ़ी हद तक असफल है, क्योंकि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया अव्यवस्थित, अत्यधिक जटिल और बहुत ही क्रिटिकल और पॉलिटिक्स से फिलअप थी। आपातकाल की शुरुआत के तुरंत बाद लागू किए गए भारतीय संविधान के 38वें संशोधन ने भी इस असफलता में भूमिका निभाई। अन्य बातों के अलावा इसने आपातकाल की स्थिति और उसके दौरान की गई कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी। हालांकि विशेष न्यायाधिकरणों का गठबंधन किया गया और श्रीमती गांधी और संजय गांधी सहित कांग्रेस पार्टी और सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप भी लगाए गए, लेकिन पुलिस अधिकांश मामलों में जरूरी सबूत पेश करने में असमर्थ रही और केवल कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को ही किसी दुर्व्यवहार का दोषी ठहराया गया। सामूहिक नसबंदी ने भारतीय लोगों के मन में जो डर पैदा किया और इस तानाशाही का नतीजा ये हुआ कि जब 1977 में आम चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और जनता पार्टी सत्ते में आई। फिर भी जनता पार्टी सरकार ने परिवार नियोजन तंत्र को बरकरार रखा और क्वांटम और अंतर्गर्भाशयी उपकरणों के वितरण जैसे गैर विवादास्पद कार्यक्रम जारी रखे। इस धीमी गति से किए गए काम ने परिवार नियोजन के प्रति लोगों की नाराजगी को कम करने में मदद की। यहाँ पर एक बात याद आती है जो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर आप बहुमत में होकर न्याय की जगह दमन करोगे तो ये दमन नहीं चलेगा। बांग्लादेश में हो रही हिंसा कुछ इसी तरह का ही आक्रोश है। अगर आप इस तरह जुल्म करोगे और किसी के अधिकार को लूटने की कोशिश करोगे जबरन, तो ये विरोध जरूर बढ़ेगा। और इसी तरह जापान में 1948 में यूजेनिक्स लॉ लाया गया, जिसके तहत अच्छी नस्ल के इंसान की पैदाइश का फॉर्मूला अपनाया गया। नियम के अनुसार अक्षम या विकलांग व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए नसबंदी कर दी जाती थी। यूजेनिक्स शब्द 1883 में ब्रिटिश यात्री और वैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने बनाया था। इसका मतलब यह था कि कुछ खास नस्ल को कुछ मनपसंद गुणों के साथ बढ़ावा देना, जैसे बुद्धिमानी व्यक्ति और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति की नस्ल को आगे बढ़ाना ही यूजेनिक्स है।
ऐसे में जो बीमार लोग हैं या जिसमें कोई आनुवंशिक खामी है, उन्हें अपनी संतान पैदा करने से रोकना है। जापान की साम्राज्यवादी सरकार ने तब जबरन ही यही कानून बनाकर लोगों की नसबंदी कर दी थी। इसमें गोरे लोगों के अलावा किसी भी रंग वाले लोगों, विकलांग और बीमार व्यक्तियों और एलजीबीटी के अपने वंश बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जापान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 75 साल पहले जबरन हुई नसबंदी के पीड़ितों को 1.65 करोड़ येन और उनके परिजनों को 22 लाख येन बतौर मुआवजा देने को कहा है। यानी कि पीड़ितों को 1.65 करोड़ येन और उनके परिजनों को 22 लाख येन बतौर मुआवजे देने को कहा है। यह नसबंदी ठीक उसी तरह हुई थी जैसे 1975 में भारत में आपातकाल के दौरान की गई थी। जब जापान में 75 साल बाद भी कोर्ट ने नसबंदी के पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है, तो क्या ऐसा इंसाफ हमारे देश में भी मिलेगा? क्या भारत में भी उनके परिवारों को जिनकी जबरन नसबंदी हुई थी, क्या इंसाफ मिल पाएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। Wow.